अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़बान कायरा साहब ने भी। कायरा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। इस्लामाबाद में कानून साजी को लेके खासे चर्चे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन ने सर जोड़ लिए हैं और नैब के कानून में तरमीम को लेके, फैटफ के मामले पर, फिर 18वीं तरमीम और बिलखुसूस NFC का जो फार्मूला है इसको लेकर कुछ मामलात पे इत्तफाक होने जा रहा है, कुछ मामलात अभी भी पेंडिंग हैं। खैर देखते हैं कि ये कानून साजी कितनी खुशउस्लूबी से हो पाती है। लेकिन निज़ामी साहब, जो आज सबसे बड़ी खबर है और जो हम देख भी रहे हैं पिछले 24 घंटे से टीवी स्क्रीन पे हमें जो नज़र आ रहा है, वो कराची में बारिश ने तबाही मचा दी है। रिहायशी इलाके हों, शॉपिंग मॉल्स हों, शाराएँ हों, गलियाँ हों, हर जगह ऐसे लग रहा है कि जैसे दरिया बह रहे हैं। जी हाँ, ये कराची तो बिल्कुल जल थल हुआ है। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम निज़ामी साहब। ये कायरा साहब, ये वो अली जैदी और ये लोग जो कहते थे हम वहाँ बिल्कुल सफाई कर देंगे, ये वो तो खैर वफाकी वज़ीर हैं, कराची से इलेक्टेड है, लेकिन बुनियादी ज़िम्मेदारी तो वहाँ की जो बल्दिया है जो कि MQ के पास है जी, उनकी है और आपकी हुकूमत की है। तो ये कराची में हर साल ऐसे होता है, इस दफ़ा ज़रा कुछ ज़्यादा नदियाँ बह गई वहाँ। तो इसका कोई मुस्तकिल बंदोबस्त, अगर वो जो जहाँ पे सारे साल कचरा फेंका जाता है और सब कुछ ब्लॉक होता है, उसकी कोई सफाई की जाए और उसके ऊपर बेहतर मैनेजमेंट हो तो ये तो नौबत ना आए। गुजारिश ये है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कराची के बहुत सारे मसाइल हैं, जिसमें सीवरेज भी एक पानी का मसला, पानी पीने का मसला भी है और पानी के निकास का मसला भी। ये दोनों वहाँ पे बहुत गंभीर है। बिजली का मसला भी बहुत गंभीर है, ट्रैफिक का मसला भी बहुत गंभीर है। और बिलाशुबा ये इतने बड़े मसाइल हैं कि ये किसी भी गवर्नमेंट, सिंध के अंदर जो भी गवर्नमेंट होगी, उस गवर्नमेंट को अपने फंड से सारे ये चीजें अरेंज करने में दुश्वारियां रहेंगी। और इसीलिए पीने के पानी का K4 का मंसूबा हो या इससे पहले वाला, या पानी के निकास का मंसूबा हो, हमेशा फेडरल गवर्नमेंट के साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सपोर्ट रही तो तब जाके ये मंसूबे हो पाए। लेकिन सवाल ये है हुजूर, जिनका ये काम है आज पीपल्स पार्टी को, तो क्योंकि गाली देना बहुत आसान काम है और कसूर किसी का भी हो, वो पंजाबी में एक मिसल है भी, कसूर जिदा भी अभी उठ बेबे जाना, मतलब कसूर किसी जिसका मर्जी हो, लेकिन जुल्म मतलब जिम्मेदार पीपल्स पार्टी होगी अपने कसूर से बड़ा कसूर। जी सही है कि यहाँ पे MKM की हुकूमत, MKM हुकूमत की इत्तेहादी है। अली जैदी साहब ने, वाउडा साहब ने, PTI के लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर ने, गवर्नर ने, इन सब ने मुख्तलिफ अदवार में क्या कहा कि हम कराची को साफ करेंगे, हम कराची के नाले साफ कराएंगे, हम ये, और ये यकीनन वहाँ की भी जिम्मेदारी है। लेकिन गवर्नमेंट कई दफा इस बात का इकरार कर चुकी है कि हमें तो इस, वैसे भी जो गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट फंड देने थे वो डेवलपमेंट फंड ही फराहम नहीं किए गए उसको प्रॉपरली, और कोई 150 अरब रुपए की कैसे ज्यादा का शॉर्टफॉल है जो फेडरल गवर्नमेंट से ट्रांसफर होनी थी। अगर सूबों के पास फंड नहीं है और हालात वहाँ दिगरगू हैं, और उन्होंने बहुत सारा फंड अपना कोशिश की बाकी जगहों पर की, लेकिन कराची के मसले पे तो फेडरल गवर्नमेंट ने जितने उनको ऑफर की मंसूबे किए उसमें से एक पाई रिलीज नहीं की। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन मेरी दानिश में ये उनकी कैपेसिटी से बियॉन्ड है, उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी से भी बियॉन्ड है। और कराची क्योंकि समुद्र से नीचे है, वहां पे जब कभी भी पानी का निकास एक मसला बना है, नालों की सफाई के अलावा भी। और आज लाहौर में, कल लाहौर में बारिश हुई, लाहौर के नशेबी इलाके की अगर आप चाहें मैं फुटेज भेज देता हूँ आपको, वो भी इसी तरह नजर-ए-आब है। दुनिया के महजब तरीन और कामयाब और तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में भी, हमारे यहाँ तो कराची वैसे ही मसाइल का घाट है, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंज हो जाती है, जी ठीक, पीछे में फ्लड आ जाते हैं, गाड़ियाँ बह जाती है और उनकी गलियां और मकान बह जा रहे हैं, ये एक्सेप्शनल रेंज की सूरत में ऐसा होता है। कसूर था जिनके दावे थे फेडरल गवर्नमेंट के, उनके साथियों के, उन्होंने कराची के लिए तो कुछ नहीं किया। जी सही है कायरा साहब, इसीलिए तो ज़रूरी है कि कोई मास्टर प्लान बनाया, सब इकट्ठे होकर इसको सियासी मसला ना बनाया,
तभी ये ठीक होगा। अगर कार साहब एक और मौजू की तरफ चलते हैं, ये आज नैब पे बड़ी कानून साजी के हवाले से मीटिंग हो रही है, बिल आकर अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने के बजाय कोशिशें हो रही हैं या लिया गया है, तो आपको लगता है कि जिस किस्म की तरामीद हवा में गर्दिश कर रही हैं, मसलन ये कि नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन दे दी जाए, नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल को एक्सटेंशन दे दी जाए, कंसल्टेशन प्रोसेस जो है नैब के चेयरमैन की तकर्री का, उसमें प्रेसिडेंट को भी डाल दिया जाए, इस किस्म प्री बार्गेनिंग का कानून बदल दिया जाए, इस किस्म की चीज़ें हैं जो मुझे ऐसे जर्नलिस्ट तो नहीं लगता कि आप इन शराइत पर साथ कहेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई शराइत जो है वो किसी डिस्कशन में भी हो, क्योंकि चेयरमैन नैब से तो अदालतें भी, हुकूमत भी, देखो ना, किसी को एक्सटेंशन देनी है तो फिर तो उसकी सर्विसेज को एतराफ़ करते हुए कि ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और इनको कुछ अरसे के लिए और रहना चाहिए, इनकी खिदमत बड़ी ज़रूरी है किसी इदारे के लिए। तो चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के बारे में जो अदालतों ने कहा, जो अपोजिशन का व्यू है और हुकूमत के भी बहुत सारे इत्तेहादियों का व्यू है, उसके बाद भी ये राय हो, मेरे दानिश में ये बात लॉजिकल बनती नहीं है। लेकिन जो नैब के कानून में अमेंडमेंट्स हैं वो तो हम बहुत अरसे से कह रहे थे कि अमेंडमेंट्स करनी चाहिए। अपनी हुकूमत में भी हमने 8 से 13 तक की हुकूमत में कहा, हमने मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट में भी इजहार किया, इस गवर्नमेंट में भी, और हम चाहते ये हैं कि नैब खत्म न हो जाए, एहतसाब का निज़ाम ऐसा बनाया जाए कि वो लोगों के और वो काम ना कर सके जो कल हम कहते थे, अब अदालतों ने भी इंडोर्स कर दिया कि वो सियासी इंजीनियरिंग न करे, वो फदानी तब्दील करने का इदारा न बने, वो हुकूमतें गिराने और बनाने के काम ना आए, बल्कि वो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करे और उस पर सबको एतबार हो। ये तो इस तरह का कानून साजी हो सकती है जो आप फरमा रहे हैं, इसकी गपशप हो सकता है हो रही हो, ये लॉजिकल नहीं है। और अगर ऐसी तजवीज़ गवर्नमेंट की तरफ से आई तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट नॉन सीरियस है, गवर्नमेंट सीरियस को नहीं करना चाहती। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। कारा साहब, मेरा ये एक और बात थी कि आप कर रहे हैं नैब के कानून में तरमीम की बात, कि आपके लीडर कह चुके हैं कि ये नैब का कानून ऑल टुगेदर स्क्रैप करके सारे नौ बनाना चाहिए। वैसे तो अब ये भी बात हो रही है कि जी अदालत ने भी कहा, ये अदालतों ने, कि 90 दिन का रिमांड रख के आप सियासतदानों को अंदर करते रहते हैं, एक्सटेंशन करते रहते हैं, जबकि जो कत्ल का मुल्ज़िम है उसका 14 दिन का रिमांड है। सर वो तो उस पर बहुत सारी बातें हो चुकी ना। हम तो बहुत अरसे से कह रहे थे कि आप लोगों को पकड़ लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंटेरोगेशन होती है, चालान करते हैं, उसके बाद रेफरेंस सालों अब फाइल नहीं करते, लोग जेलों में रहते हैं, उनको सुबकियां हो गई, उनकी को नेकनामी भी बर्बाद हो गई, और उनके खानदान वाले भी मुंह छुपाते फिरे और बाद में अदालतें फैसला कर दें कि वो तो बेगुनाह था, तो उनको जो डैमेज होगा वो तो रिपेयर नहीं होगा। अब तो अदालत ने भी यही कह दिया। तो इसके अंदर ऐसी तरमीम होनी चाहिए। यकीनन हम चाहते हैं कि ये नैब खत्म हो जाए और एक ऐसा इदारा तश्कील पाए जिसके नतीजे में सबका एहतसाब हो, किसी के साथ ज्यादती ना हो सके। लेकिन अफसोस है आरिफ साहब, और हम ये भी कह रहे हैं कि अगर फौरी तौर पे इस इदारे को अबॉलिश नहीं भी किया जा सकता तो कम अज कम इसके अंदर से वो तरामीम करके चीजें तो निकाल दी जाएं जो लोगों के बाजू मरोड़ने और उनकी इज्जतें उतारने वाला काम। अच्छा कायरा साहब, एक तो ये बता दें, जो अपोजिशन है उसका कोई मुसव्विदा मुत्तफ़िक़ा है या पीपल्स पार्टी का अगेन वही फारूक नाइक साहब वाला बिल है? दूसरा पार्टी और PMLN का भी कोई मतलब, हाँ, पीपल्स पार्टी और PMLN का भी। और दूसरा ये बता दें, जो इस्लामाबाद से खबरें आ रही हैं वो यही है कि जो क्योंकि हुकूमत ने फैटफ की जो कंप्लाइंस है उसके लिए कुछ 14 के करीब कानून बनाने हैं, तो अपोजिशन मशरूत कर रही है फैटफ में हिमायत की यकीन दहानी को कि पहले नैब के कानून में तब्दीली या तरमीम की जाए, कि ये बात कितनी हद तक सच है? देखिए, दो बातें इसमें भी ज़रूरी हैं। पहली गुजारिश ये है कि जो आपका सवाल है कि अपोजिशन जो है वो उसका मुसव्वदा क्या होगा। फारूक नाइक साहब का बिल मौजूद है। इससे पहले भी जब आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का वक्त था तो उस वक्त भी गवर्नमेंट ने नैब के कानून पे बात की थी, तो हमने उस वक्त भी ये कहा था और इस बात को गौर किया गया कि फारूक नाइक साहब वाला बिल ले लें जो सेनेट से पास हो गया है और उसको कौमी असम्बली में ले कर दे, उसमें जो तरामीम हुकूमत चाहती है वो ले आए, डिस्कस करे अपोजिशन से और उसको पास कर ले, उसमें जो तरमीम कर लें। और उसमें जो बिल मुस्लिम लीग के दौर में
डिस्कस होता रहा और मुस्लिम लीग के दौर में उस कमेटी ने कुछ 40-45 मीटिंगें की थी और उसके बाद श्री मजारी साहबा जब उसकी मेंबर बनी तो उन्होंने बायकाट कर दिया, लिहाजा वो काम खत्म ना हो सका। वो काफी वक्त उस पर काम हो चुका था। तो जो काम अपोजिशन और हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत मुस्लिम लीग थी और अपोजिशन हम और पीटीआई थे, उनकी मुशावरत से हो चुका था, उसको भी सामने रख ले। रही बात के फैटफ की तो कंडीशनल नहीं है जी, बात कंडीशंस की नहीं है। बात यह है कि जब हुकूमत को जरूरत होती है तो हुकूमत अपनी लेजिस्लेशन उस हेस्ट में करती है, लेट आगे करती है कि आप उसके नतीजे में बहुत सारे खसूसी कवानीन बना लेते हैं। और खसूसी कवानीन का अलमिया यह है कि जब जब खसूसी कवानीन बने हैं उन कवानीन ठीक है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप हमारे साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ दीगर मामला पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएन ने सदाकत अली अब्बासी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब आपका। आपसे गुफ्तगू करते हैं। निज़ामी साहब, कायरा साहब तो अभी तक कुछ लाइल्मी का इजहार कर रहे थे, लेकिन अंडर द टेबल जो चल रहा है, लगता है कि किसी न किसी बारगेन पे हुकूमत भी और अपोजिशन भी पहुँच जाएगी, क्योंकि जो फैटफ के लिए कानून बनाने हैं वो तो बड़े इंपॉर्टेंट है। निज़ाम साहब, उसके लिए टाइम भी बहुत वो तो एक कौमी मामला है यार, उसको इससे लिंक करने की क्या ज़रूरत है। जी, लेकिन इस वक्त बार्गेनिंग चिप के तौर पे आपको नहीं लगता कि अपोजिशन इसको इस्तेमाल कर रही है? हो सकता है। भाई साहब से मेरे ख्याल जान लेते हैं। जी आप भाई साहब, ये बताइएगा, इस्लामाबाद में इस वक्त चल क्या रहा है? ये जो कानून साजी है, मामला नैब कवानीन में तरमीम का भी है, फैटफ रिलेटेड भी है, कुछ NFC अवार्ड से मुतालिक भी है। अभी तक अपोजिशन के साथ हुकूमत की निगोसिएशन कहाँ तक पहुँची हैं? जी बहुत शुक्रिया फैसल और निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया। जी देखें, जहाँ तक पाकिस्तान की कौमी जो इश्यूज़ हैं उस हवाले से फैटफ के जो मामलात में कानून साजी होनी है वो एक कौमी इशू है। और अपोजिशन जो है, आपको पता है, पहले दिन से ही वावेला कर रही है कि नैब का कानून उनको तंग कर रहा है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि नैब के कवानीन में कुछ सख्तियाँ हैं जो ज़्यादा शायद पिंच कर रही हैं, लेकिन उसके बारे में जो वावेला करना, और अभी जैसे कायरा साहब बड़ी बड़ी बातें, बड़ी इल्मी फ़िक्री और दानश्वरी बातें उस कानून का एक बाल की खाल उतार रहे हैं, ये ऐसे बिहेव करें जिस तरह शायद ये कानून हमने कोई बना दिया है और बड़ा जालमाना और काला नीला पीला कानून है। हालांकि ये बड़े मुफक्कर उस वक़्त इनके दौर से ये 5-5 साल कानून गुजरा, और जहाँ इन्होंने और तरमीमें की अपनी क़यादत को फ़ायदे के लिए, अपने इख्तियारात के लिए और अपने दीगर मामलात के लिए, वहाँ इनको नैब का कानून ठीक लगा क्योंकि इन दोनों का आपस में मुका चल रहा था। अब ये जब फंसे हैं और इनके अपने बनाए हुए केसेस और अपने लगाए हुए नैब के अफसरान, इवन इंक्लूडिंग चेयरमैन, तो अब वो उनको सब कुछ बुरा लग रहा है। लेकिन हुकूमत समझती है कि अगर ये अमल है एहतसाब का, इसको मज़ीद बेहतर, मज़ीद इसको क्रेडिबल और मज़ीद शफाफ बनाने के लिए अगर कोई ऐसी तरमीमें करना पड़ती हैं जिनसे ये और शफाफ हो जाता है और इसमें मजबूती आ जाती है और इससे इसकी जो पकड़ है वो अच्छी हो जाती है, और जो खामियां हैं कहीं इंसानी हकूक़ के हवाले से या दीगर जो लॉज हैं इंटरनेशनल उनके हवाले से, तो हुकूमत बड़ा मुखलिसाना उस पर बात करने के लिए तैयार है। लेकिन आखिरी बात मैं करूँगा, अलमिया ये है कि पाकिस्तान में 1.5-2 दर्जन केसेस पीपल्स पार्टी की क़यादत पे हैं, इतना ही केसेस नून की क़यादत पे हैं, और 11-12 अरब रुपए के केसेस जो हैं, अगर उन 1.5-2 दर्जन मैं क्या उन पे केसेस, अच्छा, दर्जन 1100-1200 अरब रुपए की करप्शन के केसेस के जो मुल्जमान मुल्जमान जो हैं, वो अगर मुल्जमान बैठ के नैब की पकड़ का फैसला करेंगे, हमें पूरा यकीन है ये उसको टूथलेस बनाना चाहते हैं। अपने दौर में इनका नैब का एहतसाब था, अपने दौर में ये जजेस को अलेजेडली फ़ोन कर करके सजा दिलाते थे, लेकिन आज इनको बहुत मुश्किल पेश आ रही है। तो हम हुकूमत भी इस मामले में समझती है अगर कौमी मफाद में और कानून की बालादस्ती और इस अमल को मज़ीद शफाफ करने में
और करप्शन की बेखुनी करने में अगर इस कानून में कोई इत्तफाक राय से बेहतरी आती है तो हुकूमत उसको वेलकम करेगी। हमारे लोगों ने इन्हें कहा है कि जो तजावीज़ देते हैं हम इनसे रिटर्न लेंगे ताकि आवाम को दिखाया जा सके कि इनकी बारगेनिंग चिप्स क्या क्या है। अब अजीज साहब, ये बातें तो आपकी सारी ठीक हैं जो आपने कही हैं, लेकिन ये जो नैब का कानून है इसकी कोई क्रेडिबिलिटी रही कोई नहीं है। ये अमूमी तौर पे अगर आप सर्वे करें अवाम में भी और जो हम टीवी पे बैठ के देखते हैं अखबारात में, कि अमूमी ये अदराक ये है कि ये कानून जो है ये बनाए जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तबाहकुन किस्म का जो फैसला है 88 पेजेस का 87 पेजेस का ख्वाजा बरदरान की ज़मानत पे, वो उसमें भी तो सारी सियासी इंजीनियरिंग और ये और वो और फलाना ये चीज़ें लिखी गई हैं। और बाज़ बातें हमें भी नज़र आती हैं। मसलन ये है कि नैब के कानून के तहत आप 90 रोज़ का डिमांड ले सकते हैं और ज़मानत नहीं ले सकता नैब का जो जज है, लेकिन दूसरी तरफ आप जो कत्ल का मुलज़िम है उसका 14 रोज़ का रिमांड जी जी जी। तो ये इस किस्म की इसमें कॉन्ट्राडिक्शन तो हैं। लेकिन मेरा आपसे असल सवाल ये है कि ये पहले मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ रहा है कि यार ये इसको ऐसे ही चलने दो, जब इमरान खान की बारी आएगी तो उनको भी ये भुगतना पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं कि इतना सख्त एहतसाब हुआ और इमरान खान साहब का भी हुआ तो वो सुखरू होंगे इसमें? देखिए, जो आपने बात की है कि इनके पास 90 दिन का जो रिमांड का जो इख्तियार हैं और उसके बदले इसकी बजाय जो इनकी प्रोसिक्यूशन है वो इतनी फाल नहीं है कि मेरी तो समझ के मुताबिक बड़े बड़े जो मुल्ज़मान और मुजरमान हैं वो नैब से इसे धुल के बाहर आ जाते हैं और हमें और आपको विक्ट्री के निशान बना के हमें शर्मिंदा करते हैं। उस हवाले से दोनों चीज़ें हैं। एक ये वाली बात है जिस पर बहुत एतराज़ चल रहा है, लेकिन दोबारा मेरा सवाल ये है कि कौन सा एतराज़ कौन कर रहा है। कहते हैं लुक हु इज़ टॉकिंग। ये वो लोग जो अपने दौर में क्या करते रहे, अपने दौर में इस कानून को उन्होंने आने दिया और आज वो एतराज़ कर रहे हैं नैब न्याजी गठजोड़ पे। चले, मैं कहता हूँ नैब तो हो सकता है विक्टिमाइज उसने किया और इन पे कोई इनके तहफ़्फ़ुज़ात कुछ हद तक हम चलें तस्लीम भी कर लें। आपको पता है जब नैब ने जब इनको अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी थी उसके बारे में क्या फरमाते थे? आज ये सुप्रीम कोर्ट से इनको और हाई कोर्ट से इनको ज़मानतें मिलती हैं। वो मुस्लिम लीग नून का वो बयानिया आपको याद है कि मेरे एहसासे मेरी दौलत से ज़्यादा है, तुम्हें क्या, तुम्हें किसने, मैं वो बातें रिपीट भी नहीं करना चाहता। जी जी जी। आपके प्रोग्राम पे और मेरे पे पाबंदी ना लग जाए तो क्या एक आम आदमी, एक गरीब आदमी इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फांसी पे झूल जाता है और एक अमीर आदमी को सुप्रीम कोर्ट के इतने आला पाए के जजेस ने फैसला किया और वो सियासतदान सड़कों पे उस फैसले की तस्दीक करता रहा। तो क्या आप समझते हैं कि ये इदारों से मुखलिस हैं? क्या आप समझते हैं कि ये कानून ठीक करना चाहते हैं? जिन लोगों के इतने बाख्तियार होने के बावजूद एक फैसला उनके खिलाफ आया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जैसे मोतबर इदारे का भी उन्होंने तिया पांचा करने की कोशिश की। तो ये सारी बातें हैं तो हमें इनकी नीयत पे पूरा शक है। ये तो तर्ज अमल है ना सियासतदानों का जी। कि जो फैसला सूट करे मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा तो, जो फैसला सूट करे तो बड़ा अच्छा सुप्रीम कोर्ट, ना सूट करे तो मैं एक और जुमला बोलूं आपकी इजाजत से। इमरान खान साहब एक जमहूरियत पसंद, ट्रू डेमोक्रेट, इंसाफ पसंद आदमी है। कभी भी वो ऐसी किसी कोशिश को सपोर्ट नहीं करेंगे जिसमें किसी का भी इंसानी हक या उसका जो हक आज़ादी है छीना जाए। अगर इसमें कोई बेहतरी आ सकती है जबकि नैब की पकड़ में कमी ना हो तो हमें कोई एतराज़। मेरा सवाल ये था कि अगर कल को इमरान खान को अपोजिशन में हो और इस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाए तो ये बेहतर नहीं है कि इस किसी को इंतकाम लेने का अख्तियार नहीं रहे? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि जो आपने कहा नैब न्याजी गठजोड़ का इल्ज़ाम, तो नैब नवाज़ गठजोड़ का भी इल्ज़ाम आप लगा सकते हैं कि गठजोड़ तो था या नहीं था, लेकिन जब जरदारी साहब उनको कहते थे यार इसमें बैठ के तरमीम कर लेते हैं तो मियां नवाज शरीफ ने कहा कि क्यों करिए, कल साढ़े कम ही आएगा जरदारी साहब इमरान खान के खिलाफ। तो मेरा मतलब है कि इस किस्म की चीज़ों को ख़त्म ना कर दिया जाए जो डिस्क्रिप्शन होती है सियासतदानों की इंतकामी कार्रवाई करने की। देखिए, असूली तौर पे आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसा कोई इख्तियार किसी के पास नहीं होना चाहिए कि जो किसी वक्त भी किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। और हम ये अच्छा काम जो पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं कर सके हम उसको करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरा दोबारा सवाल है आपसे और आपके नाजरीन से और पूरे पाकिस्तान से, क्या आप
वो 1.5 दर्जन केसेस में जो गर्दन तक करप्शन में लिपटे अच्छा हुए अब्बासी लोग हैं, साहब, अब्बासी उनसे साहब आप ठीक है, तवक्को कर अब्बासी सकते साहब, हैं कि वो खाली इस अब्बासी चीज़ साहब को ठीक सवाल करेंगे। सवाल आपसे ये भी है कि जो आपका एहतसाब का मिशन था ना, इसमें जो गवर्नेंस है हुकूमत की, शायद वो अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है। आपकी कारकर्दगी, आपकी हुकूमत की कारकर्दगी एहतसाब के मिशन को उस तरह परवान नहीं चढ़ा रही है, और ये सवाल अवाम भी उठा रहे हैं। लेकिन आपके जो अपने हलीफ हैं सरवर खान साहब, आपकी कैबिनेट के सीनियर मेंबर हैं, मिनिस्टर हैं, बहुत से मामलात में इन्होंने उसूली मौक़िफ़ अपनाया। गैर मुंतखब जो मुशीरान थे और मुआवरे खुसूसी थे, उनके एहसासों से मुतालिक इन्होंने सवाल उठाया था। फिर उसके बाद चले PIA वाला एक ब्लेंडर आप कह सकते हैं इनसे हुआ। उसके बाद क्या ये भी उसूली मौक़िफ़ हो सकता है कि आपके जो हल्के के अवाम हैं, जिन्होंने आपको शाहिद खाकान अब्बासी के मुकाबले में मुंतखब किया, वो आपकी कारकर्दगी से मुतमईन ना हो और ये वहाँ गए हों और इनका दिल दुखा हो? ये भी तो हकीकत हो सकती है ना। आपने अपने हल्के में क्या किया? नहीं, देखिए मैं अगर अपने हल्के की इंशाल्लाह अगले 5-6 दिनों में पूरी तफसील आपको भी भेजूंगा। आप देखिएगा कि मैंने कुछ 750-800 मंसूबे, मेरे 800 मंसूबे, शायद पाकिस्तान में इतने किसी के भी ना हो, वो चल रहे हैं। लेकिन इनको सिर्फ ये है, मेरी दरख्वास्त है, हमारे भाई हैं और मुझसे सीनियर हैं सियासत में, कि इनको सिर्फ मालूमात लेके बयान देना चाहिए। ये ऐसे बयान दे के तो ये ऐसी परेशान खुद भी हुए हैं, मुझे भी परेशान किया। वो रोड बन रही थी और इनको किसी ने गलत इन्फॉर्म किया। बाकी इनका मेरे हल्के में आके इस तरह बात करना मेरा ख्याल है पॉलिटिकली गैर मुनासिब था। फिर हम एक ही पार्टी से हैं, एक ही लीडर को मानने वाले हैं, तो मैं किसी राइट फोरम पे इसकी शिकायत करूँगा। लेकिन मुनासिब नहीं समझता कि यहाँ इनके ख़िलाफ़ मैं बात करके और मुझ में और उनमें फ़र्क ख़त्म हो जाए। बस अब ये बताइए कि आपने कोई इस सारी जो गुफ्तगू है जो इन्होंने की है, इस पर उनको कम से कम आपने फ़ोन करके या मुलाकात करके को गिला नहीं किया कि आप एक ही पार्टी से हम हैं और आप ये जो है डर्टी लेन जो है वो पब्लिक में क्यों धो रहे हैं आप ऐसे? अगर वो गिला जायज़ भी था उनका। नहीं, मैंने जो जी मैं जहाँ मैंने कोई कंप्लेंट करनी थी मैंने ये शिकवा किया है। अभी जवाब तो नहीं आया, लेकिन ये चूँकि पार्टी के अंदर का मामला है तो मैं नहीं चाहता कि मैं भी उन वाली गलती करूँगा, रिपीट करूँ। लेकिन बहरहाल मुझे इससे शदीद सदमा पहुँचा है और मैं जितना फ़र्स्ट टाइमर हूँ और मैं अपनी पूरी जान लगा के मेहनत कर रहा हूँ। मेरा कोई सियासी मुखालिफ अगर इस पर तनकीद करता तो मैं उसको सख्त जवाब देता, लेकिन अब मेरी पार्टी का एक कंडक्टर, मैं 3 डिवीज़न का प्रेसिडेंट भी हूँ, फैसलाबाद डिवीज़न, सरगोदा डिवीज़न और पिंडी डिवीज़न का। तो पंजाब का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हूँ मैं, तो मुनासिब नहीं है कि पास इख्तियार है कि आप सरवर खान साहब को पार्टी से निकाल के शोकास जारी कर दें। नहीं, लेकिन इसके अलावा ये है कि मैं सदाकत अब्बासी साहब के हक़ में एक बात कहूँगा जी। नहीं, बिल्कुल मेरे पास नौजवान भी हैं, फाल भी हैं और भारी मैंडेट लेकर आए। शाहिद खाकान अब्बासी को हरा के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को हराया जी। और सरवर खान साहब के मैं अपना निज़ामी साहब, पिंडी ज़िला, इस्लामाबाद ज़िला, यहाँ 25 सीटें हैं जहाँ 3 प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन लड़े। इससे आगे आप जेलम की बात कर लें, आप आगे सरगोदा की बात कर लें, आगे आप बात कर लें यानी इसके बाद गुजरात तक सबसे ज़्यादा वोट मैंने लिया। मैंने 1,37,500 वोट लिए, सबसे वोट टॉपर हूँ तो मेरे और फर्स्ट टाइमर हूँ, तो ये मुनासिब नहीं था उनको इस तरह बात करना। लेकिन अब मैं क्या आप सरवर खान साहब को शोकास जारी कर सकते हैं या करेंगे? पहले और दूसरा क्या इमरान खान साहब, फिर इमरान खान साहब तक ये बात पहुंची है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा है, अभी उन तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन पार्टी फोरम पे मैंने बात की है कि इस तरह मुझे एम्बेरस किया गया। लेकिन ये है कि मैं ये चूँकि वो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं और कैबिनेट मेंबर हैं तो मेरा एक एहतराम मेरे पे वाजिब है। लेकिन पार्टी फोरम पे इसका मैं राइट तरीके से इसको बात भी करूँगा और मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं था कि मैं वो मेरे खिलाफ या मैं उनके खिलाफ यहाँ कोई बात। यकीनन आपने बुजुर्गी का ख्याल रखा है, ये तो ठीक है, और बड़ी आपने मोहतात और नबी तुली गुफ्तगू की होती है कि कोई और होता तो वो इस वक्त तक अच्छी खासा जज्बाती हो गए अपना। ये आपकी वाकई एक आला ज़रफ़ी है। अब अजहर ये बताइए कि आपकी मेरे इलाके में मेरी क्रेडिबिलिटी पे नुकसान तो मुझे हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी कारकर्दगी से जवाब दूंगा और मैं अगले 10 दिनों में इनको तस्वीर भेजूंगा जहाँ वो रोड, जिस बोर्ड का इन्होंने नाम लिया उस बोर्ड के पास इंशाल्लाह रोड बना के, ताकि इनको मालूमात हो जाए और मेरे जो नकाद है उनको भी मैं इंशाल्लाह इसका जवाब दूंगा। लेकिन हमें भी भेजिएगा ज़रूर उनकी ज़ात वो जो वीडियो है, ताकि हम भी उसको अपने प्रोग्राम में चलाएँगे यकीनन। बस अब ये बताइए, अब 2 बरस होने को हो गए आपके, इलेक्शन को तो हो गए, अगले महीने हुकूमत को ही हो जाएंगे। ये तासर क्यों है कि PTI की हुकूमत 2 साल में
कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, उस तरह की तब्दीली नहीं ला सकी जैसी कि उनसे तवक्को थी। देखिए, मैं बिल्कुल ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप वैसे ही बाकी चीज़ें छोड़ दें, खाली कोरोना पे हमारी गवर्नमेंट की जो हैंडलिंग है वही देख लें, तो आपको पता है हमारी ऑपोजिशन जो आज 1.9% मनफी ग्रोथ की बात कर रही थी कि मनफी ग्रोथ होगी है, पाकिस्तान की जितनी प्रोडक्शन पिछले साल हुई है आज इस साल 2% कम हुई है। लेकिन आपको पता है कि बंद करने की बात कौन कर रहा था? हमने तो लड़ के, हमारे लीडर ने लड़ के अपने स्टैंड पे खड़े होके रिस्क लेके तो ये इकॉनमी खोली है। ये जो आज हमें 2% के मनफी ग्रोथ का ताना दे रहे हैं, ये तो चाहते थे कि 15% मनफी ग्रोथ हो। अगर हम 6 महीने या 4 महीने इकॉनमी बंद कर देते तो इकॉनमी बंद करने की बात कौन कर रहा था? इकॉनमी खोलने की बात कौन कर रहा था? ये सब लॉकडाउन की बातें कौन कर रहा था? और गरीबों को बचाने की बात कौन कर रहा था? इंडस्ट्रीज खोलने की कौन बात कर रहा था? बंद करने की कौन बात कर रहा था? ताजर और दीगर जो इदारे हैं, तो मैं समझता हूं कि लोगों को समझ आ गई है कि एक एलीट का एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था और एक पाकिस्तान के एवरेज और जो लोअर मिडिल क्लास उनके सोच की एक गवर्नमेंट है। हमने पूरी दुनिया को स्मार्ट लॉकडाउन में रास्ता दिखाया, सबक सिखाया जिस तरह होता है, और इकॉनमी और हेल्थ के दरमियान का एक दरमियानी रास्ता लिया है जो आज हमें दुनिया भी मान रही है। इसके अलावा आप बात कर लें जिस तरीके से गरीब लोगों में हमने उनको बंद करके जो उनको पैसे पहुंचाए एहसास में, ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान में कि MNAs MPs को पता ना हो और उनके लोगों को 12-12 हज़ार रुपये मिल रहे हो। आप मुझे कहेंगे सेहत सहूलत कार्ड, आप मुझे कहेंगे मैं आपको बातें करता रहूंगा, लेकिन इस पर आप पूरा प्रोग्राम रखें और मुखालिफ को साथ बैठाएं। मैं आपको जो इकॉनमी में काम किया, जो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद थे कि कोरोना लॉट, लेकिन हम आपसे एग्री करते हैं, लोगों को समझ लग गई है निज़ामी साहब। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ईद के बाद का कुछ जिक्र करेंगे, अपोजिशन की APC का मुस्तकबिल क्या होगा। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, ये नैब के कानून में अगर तरमीम हो जाती है तो क्या उसके बाद भी अपोजिशन की कोई APC होगी? और अगर APC होगी तो उसकी क़यादत क्या शहबाज शरीफ साहब करेंगे, और या फिर से उनकी कमर में चूक निकल सकती है? ये बड़ा अलमिया है वैसे कि अपोजिशन शहबाज शरीफ के सर पे ताज रखना चाहती है, वो ताज रखवाने को तैयार नहीं है, और जो ताज वो पहनना चाहते हैं वो ताज तैयार नहीं है। वो ताज तैयार नहीं है। तो ये एक किस्म की ख़ासी एक अफसोसनाक सी सूरत हाल है जिसके अंदर वो अब कहते हैं कि अगर मैं दुरुस्त हुआ मेरी सेहत तो मैं हिस्सा लूँगा। पता नहीं स्काइप पे भी हिस्सा ले सकते हैं वैसे कि बड़ी स्क्रीन लगा दें और वो सदारत कर लें, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि शहबाज शरीफ के नाज और नखरे कब तक अपोजिशन की बाकी जमातें बर्दाश्त करें। अपनी जमात कब तक करेगी निज़ामी साहब? ये भी बड़ा अच्छा सवाल है कि अपनी जमात अब देख रही है कोई फ़ाल लीडर की तरफ जी। और दरअसल मसला ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ को खाली है मसला है कि वो ताज बिठवाना चाहते हैं। उनके भाईजान भी उनकी प्रायोरिटीज़ में शहबाज शरीफ उन्हें लीडर नज़र नहीं आते। आपको मैं एक दिलचस्प बात बताऊं जी। मुझे चौधरी शुजात हुसैन ने ये जिस दिन ये नैब के केसेस हुए ना उनके ऊपर, जी जी जी, उस दिन दोपहर को जुमे को लंच पे बुलाया था, तो उनसे गुफ्तगू हुई बड़ी जी। तो मैंने उनसे यही सवाल किया कि भाई आपका सुना है बड़ा रब्ता है आजकल शरीफ बरदरान के साथ, तो उन्होंने कहा नहीं हमारा कोई बराह रास्त रब्ता नहीं है जी, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने उनको शुक्रिया का पैगाम भेजा था, क्योंकि जो मियाँ नवाज शरीफ के एक डॉक्टर है जी, वो शहबाज शरीफ साहब का जो वो शुजात साहब के, तो उन्होंने कहा था कि मैं आपका बहुत ममनून हूँ जी कि आपने मेरी तबीयत पूछी। तो शुजात साहब से मैंने पूछा कि आपका तज्जिया क्या है? उन्होंने कहा कि
नवाज शरीफ जो है वो भी शहबाज शरीफ को वो अहमियत नहीं देता जो देनी चाहिए। जी। बल्कि मुझे तो बाज़ बाखबर लोगों ने बताया कि बाज़ औक़ात को बड़ी अहम बात करने दी थी शहबाज शरीफ साहब अब बाहर चले। अच्छा जी, इस हद तक नवाज शरीफ ये आलम है दोनों भाइयों में अब। हाँ, मतलब बाज़ाहिर तो इत्तेहाद है, वो फैमिली के सरबराह हैं। एक भरम रखा हुआ है उन्होंने, एक भरम रखा हुआ उन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि वेटिंग इन द विंग्स जो है ना वो हैं मोहतरम मरियम नवाज, जो क्या कहते हैं WMD जो है ना वो PM का वेपर ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वो शहबाज शरीफ नहीं है। तो वो मरियम विंग विनिंग सेरेमनी कब हो रही है? विंग विनिंग सेरेमनी कब हो रही है? कब उनको ये पर लगा दिए मौका आएगा ना जब, तो शी विल कम आउट विद द बैंग। अच्छा निज़ामी साहब, अभी आप ये बात कर रहे थे कि अपनी पार्टी कब तक बर्दाश्त करेगी। हॉट सीट पे बैठे हैं आप भी, मैं भी। हमारे पास जब नून लीग की सेकंड ईयर लीडरशिप आती है, आपको नहीं लगता निज़ामी साहब कि ये लोग एक बाय डिफ़ॉल्ट कुछ बातें करके चले जाते हैं, लेकिन कहीं ये ब्लर हैं, पॉलिसी में ब्लर हैं, समझ कहीं ना कहीं इनको नहीं आ रही होती कि बात अब कहाँ पे करनी? समझ सही तरीके से है, ये कह नहीं सकते। देखिए ना, मुस्लिम लीग का एक ऐसा सेटअप है कि देखिए ना, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जो ख़ानदानी उनकी एक रवायत है उसके मुताबिक वो कभी भी ऐसी बात नहीं कहेंगे जो गैर मुवाफिक होगी उनकी फैमिली में। अच्छा, और चौधरी शुजात ने मुझे एक और दिलचस्प बात बताई। अच्छा। जो अगरचे कोई इतनी नई नहीं है कि जब उनकी मुलाकात, एक तो उनका वो ज़ाती गिला तो यही है कि वो कभी पूछने नहीं आया उनको या कुछ, कई दफ़ा बात कर चुके इमरान। सियासी तौर पे उनसे वादे पूरे नहीं किए गए। सियासी तौर पे वादे जो PTI ने किए, इमरान खान साहब ने किए। मसलन उन्होंने कहा कि हम गए मिलने के लिए, जब एक दफ़ा मुलाकात हुई कि जी जो अग्रीमेंट है, रिटन अग्रीमेंट जी, उसमें गलती नहीं हो, तो उन्होंने कहा जी आप वो आपके बरखुरदार जो हैं क्या नाम, मुन्ना सलाई? नहीं मुन्ना सलाई तो जी परवेज़ लाई, जो शाफे के राफे के दूसरे भाई जो हैं, अच्छा, जो MN है, अच्छा, चौधरी शुजात के जो फर्जंद है। हाँ, फर्जंद है। अच्छा, इनको हम प्राइम बना देते हैं मिनिस्टर, लेकिन इसको नहीं बनाएंगे, मुनस को नहीं बनाएंगे। तो चौधरी साहब ने कहा देखें, मैं फैमिली का सरबराह हूँ, तो हमारा फैसला ये है कि मुनस ही हमारा कैंडिडेट था, जिससे कि हमारा रिटर्न एग्रीमेंट तय हुआ था। लेकिन अगर ऐसी बात है तो हमें कोई गिला नहीं, हम ना आप इनको बनाते हैं ना अपने बेटे को मैं बनाता हूँ। तो इस तरह ये बेल मुंडे नहीं चढ़ सकी। और अब ये देखें जो नैब पे केसेस जो आ गए सामने जी, चौधरी बरादरान के जी, ये भी 20 साल पुराने हैं जी। तो बल्कि मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, आपको ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा लगता है या ये कोई महज इत्तफाक है इसकी टाइमिंग? जो चौधरी बरादरान पे केसेस बने 20 साल पुराने, निज़ाम साहब ये महज इत्तफाक है, लेकिन आप इन केसेस के पैरेलल वो ये भी देखें कि उस्मान बुज़दार साहब को 5-6, जब भी ये बाज़गश्त होती है 5-6 MPs जाके मिलते हैं, एक ही तो मिले वैसे, लेकिन इनडायरेक्टली वो चौधरी बरादरान को भी ये पैगाम दे देते हैं कि आपका सब्स्टिट्यूट है। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बता दूं जी, उस्मान बुज़दार जो है ना, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना बैलेंस ऑफ टेरर, उस वजह से चीफ मिनिस्टर है बाय डिफॉल्ट। खौफ का तवाज़ुन। हाँ, वो इस तरह कि बुज़दार साहब चौधरी बरादरान को सूट करते हैं, बुज़दार साहब के अलावा चौधरी बरादरान किसी और को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है जी एज चीफ मिनिस्टर। सिर्फ एक शर्त पे वो बुज़दार का फरागत कबूल करेंगे, अगर चौधरी परवेज़ लाई साहब खुद वज़ीर आला बने तो। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कोई, तो ये बाकी नाम ऐसे ही ये मुझे ये बता दें, बुज़दार साहब जब ये नैब के केसेस सामने आ रहे होते हैं और चौधरी बरादरान से मुताल्लिक कोई नाराज़गी सामने आती है, वो निशात डाहा एंड कंपनी 5-6 MPs को बुलाते हैं, इशाया दे दिया, लंच दे दिया, ये पैगाम वो किसको दे रहे हैं? चौधरी बरादरान यही है जो हामिद मीर ने उस दिन हमारे प्रोग्राम में कहा था, ये कोशिश यही है कि PTI की जो पंजाब में हुकूमत है वो कब तक होस्टेज बनी रहेगी चौधरी बरादरान की। तो उसके लिए हम MNS जो इतने तोड़े PMLN के कि हम और एक फॉरवर्ड वार्ड बना के
हम चैन और चिरत की ज़िंदगी गुजारें। ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, पंजाब का जिक्र हुआ, जो लॉकडाउन है उसमें अब रात 12 बजे से बाकायदा तौर पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। एसओपीज़ भी वही हैं जो ईद उल फितर पे थे, ईद उल अज़हा के भी एसओपीज़ वही हैं, उसी तरह ख्याल रखा जाएगा। वैसे तो जो इंटरनेशनल मीडिया या जो इदारे हैं वो भी जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो कर्व है वो खासी हद तक फ्लैट किया बल्कि नीचे जा रही है। फ्लैट ही है। लेकिन अब ये आप समझते हैं कि एक वाइज डिसीजन है? ये देखिए, इन्फेक्शन का रेट तो बहुत कम है और इसका यकीनन हुकूमत को क्रेडिट ले रही है, लेना चाहिए सियासी तौर पे। लेकिन ये है लॉकडाउन ही, देखें इसका हल, चाहे स्मार्ट कहें, अनस्मार्ट कहें, कंप्लीट कहें, पार्शियल कहें, आप उसको लॉकडाउन का नाम ना दें। अब आपने लॉकडाउन खोला पिछली ईद के मौके पे, जी, ईद उल फितर के मौके पे, उसका क्या नतीजा निकला? लोग जोक दर जोक जश्न मनाए, खाने खाए, मिले चले, ईदें मिले और हम यूं चले गए। जी। अब इस दफ़ा ये बड़ा अच्छा फैसला किया, लेकिन क्या इस दफ़ा ये आर्गूमेंट नहीं है कि ईद होती है कमाई दुकानदारों की? पहले तो वो कोरोना वायरस के लॉकडाउन के हाथों बंद जी, जी, जी। अब आपने आज रात 12 बजे मंतक का तजाद जरूर है, लेकिन उधर लॉकडाउन वाले तो पानी में फंसे हैं। दुकानें बंद कर दी, पूरा मरी तफरी मकामात टूरिस्ट, और बिल्कुल ठीक किया। लेकिन फिर ये ना कहें यार कि गरीब मार जाएगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बेसिकली लॉकडाउन तो एक तरह से पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान दोनों जमातों की छेड़ थी। अब पीपल्स पार्टी तो फंसी हुई है पानी में। एक ही कह रहे हैं दोनों जी, कोई कहान इस तरह पकड़ रहा है, कोई उस तरह पकड़ रहा है। अब उधर तो फंसी हुई है पीपल्स पार्टी पानी में, और कराची के जो निज़ामी साहब हाल हुआ है ये बड़ा तबाहकुन है। ये सवाल तो उठता है ना कि 12 साल मेरे नज़दीक तो ये, जैसे मैंने कहा था अभी जी, कि इसमें देखें, एक दफ़ा कराची में टेररिज्म बड़ा सख्त था जी। तो जब मियाँ नवाज शरीफ आए हैं तो उन्होंने सितंबर में एक मीटिंग बुलाई जिसमें स्टेक होल्डर सारे, आर्मी चीफ और सीएम कायम अली शाह थे, बस उसको एक बनाया एसओपी, कोर कमेटियाँ और कौन कौन सी कमेटियाँ बनाई, और अब वहाँ मामला साफ़ हो गया। कराची को साफ़ करने का भी तरीका ये है कि बजाय एक दूसरे के लड़ने के, आप वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, MQM, बल्दिया वगैरह को एक पेज पे लाएं, कराची का मास्टर प्लान बनाएं। ये होता है, बारिश होती है तो बड़ा शोर मचता है, पिछले साल भी मचा था, उसके बाद बारिश ख़त्म हो जाती है, सब सो जाते हैं, रावी चैन की मासी बात, कच्ची आबादियाँ, ड्रेनेज में इंक्रोचमेंट, गंद, ये वो सारा कुछ चल रहा होता है। बिल्कुल ठीक है, तो ये तो है ना एक। ठीक है निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम से इतना ही, फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।